औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर फिज़िक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एंड मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज का मोशन में स्टडी करते हैं। फिर इसका ये डायग्राम है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। फिर डिफिनीशन, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन क्या है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब करंट चार्जेस फ्लो करते हैं तो इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर मैथमेटिकली हम करंट को कैसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये करंट का मैथमेटिकल फॉर्म है। फिर करंट कौन सी क्वांटिटी है, करंट क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। फिर हम करंट का एसआई यूनिट लिखते हैं कि करंट का एसआई यूनिट क्या है। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एंड क्यू का यूनिट है कूलम और टी का यूनिट है सेकंड। सो कूलम पर सेकंड, और एसआई यूनिट इसका एम्पियर है। हम एम्पियर का डिफिनीशन अब पढ़ते हैं कि व्हाट इज एम्पियर डिफिनीशन। Current passing through a conductor in 1 ampere if charge is flowing at rate or 1 coulomb per second। फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म एम्पियर का क्या होगा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। तो ये पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन इन गैसेस टाइप इसके क्या होंगे, कन्वेंशनल करंट, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से जो करंट होता है उसको कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है उसको इलेक्ट्रॉनिक फ्लो कहा जाता है। कन्वेंशनल करंट फ्लोज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ फ्लो करता है। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लोज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल से लो को फ्लो करता है। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर, के मेटालिक कंडक्टर से करंट कैसे फ्लो करता है। व्हेन अ मेटल इज नॉट कनेक्टेड टू अ सिल, जब सिल के साथ हम मेटल को कनेक्ट नहीं करता तो ये इसका फिगर है इस तरह, ई इज इक्वल टू 0 एंड नेट आई इज आल्सो इक्वल टू 0 व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड टू अ सिल। व्हेन अ मेटल इज कनेक्टेड टू अ सिल, जब हम मेटल को सिल के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर इसमें चार्ज फ्लो करते हैं। इस तरह हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ते हैं कि व्हाट इज मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका डिफिनीशन ये है, इट इज़ द वेलोसिटी व्हेन अ मेटल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड इन द डायरेक्शनल विद एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वी डी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एन क्यू। फिर इसका डिराइवेशन हम किस तरह करते हैं, वी डी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई क्यू ए। इस तरह v डिवाइडेड बाई आर एन क्यू ए, सो आई इज इक्वल टू v बाई आर। इफ v increases, I increases, v d ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेज, v d इज इक्वल टू इंक्रीजेज। तो इसके साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है। एफ थीटा एफ एल डिक्रीजेज, आर डिक्रीजेज, आई डिक्रीजेज, v d increases, so drift velocity will also be, and Vt is inversely proportional to length. If t decreases, r decreases, I increases, Vd increases, so drift velocity फिर inversely proportional होता है t को। इस तरह डिपेंडेंस इसका किस चीज़ पर होता है, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एल ए एंड टेम्परेचर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करता है। इसका एसआई यूनिट ओहम होता है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओहम। अब हम ओहम पढ़ते हैं कि ओहम किस चीज़ को कहा जाता है।
If current of 1 ampere passes through a conductor by applying potential difference of 1 volt across its end, then its resistance will be 1 ohm। तो ये ओहम का डेफिनेशन हो गया। इस तरह इसका मैथमेटिकल फॉर्म ओहम का क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। सो R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई। फिर ओहमिक डिवाइसेस की व्हाट इज मीन बाय ओहमिक डिवाइसेस। ओहमिक डिवाइसेस किस चीज़ को, कौन सी डिवाइसेस को कहा जाता है? द डिवाइसेस विच ओबे ओहम लॉ इट इज़ कॉल्ड ओहमिक डिवाइसेस। रेजिस्टेंस ऑफ ओहमिक डिवाइसेस रिमेन सेम। ओहमिक डिवाइसेस जो होते हैं उसका रेजिस्टेंस सेम होता है। अब ये ओहमिक जो डिवाइसेस है, ओहमिक पार्टिकल्स है, उसके ये ग्राफ है कि ये लीनियर होता है। स्लोप इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई वी। इस तरह एग्जाम्पल, मेटल अप टू ओवर अ पार्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर आर ओहमिक। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक एक मेटल ओहमिक होता है। जब उससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसकी ओहमिक प्रॉपर्टी है ये लॉस कर जाता है। इस तरह ओहम्स लॉ हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज मीन बाय ओहम लॉ। ओहम लॉ किस चीज़ को कहा जाता है? द करंट फ्लोइंग थ्रू a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends provided the physical state such as temperature etc of conductor remains constant। तो ये ओहम लॉ का स्टेटमेंट है कि हम किस चीज़ को ओहम लॉ कहा जाता है। इस तरह ओहम लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, सो आई इज इक्वल टू जी बाई वी। आई इज इक्वल टू V बाई आर, सो V इज इक्वल टू आई आर। ये ओहम लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है और R इज़ द रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस किस चीज़ को कहा जाता है? अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ड्यू टू कंटिन्यूस बम्पिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटम्स ऑफ लेटस। तो रेजिस्टेंस इस चीज़ को कहा जाता है जब एक मेटल से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसके जो रेजिस्टेंस फेस किया जाता है बाय मेटल, इट इज़ कॉल्ड resistance। mathematically resistance is equal to R is equal to V by I। ये resistance का mathematical form है। effects of current। अब हम पढ़ते हैं कि करंट के कौन से इफेक्ट होते हैं। हीटिंग इफेक्ट करंट के हम पढ़ते हैं, फिर उसके साथ मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते हैं। इस तरह केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट करंट का जो पढ़ते हैं हम जोन्स लॉ में पढ़ते हैं। करंट आई पासेस थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इन टाइम टी, देन हीट प्रोड्यूसेस ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम। सो वो जोन्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर। एफ R is equal to V by I, H is equal to I square V by I into T. So H is equal to VIT. Uses electric iron, electric heater, electric kettles and electronic tester। अब हम पढ़ते हैं नॉन ओहमिक जो कंडक्टर होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं। डिफिनीशन, द डिवाइसेज विच डू नॉट ओबे ओहम लॉ इज कॉल्ड नॉन ओहमिक। रेजिस्टेंस ऑफ नॉन ओहमिक डिवाइसेज चेंज। उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो चेंज होता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। एग्जांपल, फिलामेंट ऑफ इनकेंडेसेंट बल्ब। रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो नॉन ओहमिक मटेरियल होता है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। ग्राफिकली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर को, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है क्योंकि वो कभी इंक्रीज होता है और कभी डिक्रीज होता है। लेकिन जो ओहमिक कंडक्टर होता है उसका ग्राफ ये ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि वो यूनिफॉर्मली होता है। इस तरह सेमीकंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करता है तो इसका रेजिस्टेंस ये डिक्रीज हो जाता है और इसमें करंट का फ्लो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट आसानी से कर जाता है। तो इसलिए ना सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। एफ आई ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, एल इज इक्वल टू 1 मीटर, सो वी आई इज इक्वल टू 1 मीटर के रो इज इक्वल टू फिर उसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी डिफिनीशन। रेजिस्टेंस
ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ मटीरियल। 1 मीटर क्यूब मटीरियल का जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। डिपेंडेंस रेजिस्टिविटी का किन चीज़ों पर होता है? एक मटीरियल की नेचर पर होता है और दूसरा टेम्परेचर पे। ये इंडिपेंडेंट होता है लेंथ एंड एरिया पे। रेजिस्टिविटी ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। अगर एरिया ज़्यादा भी हो और लेंथ अगर कम हो या ज़्यादा, इस पे ये डिपेंड नहीं करता। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? वो ओहम मीटर होता है। इस तरह कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/R, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। और कंडक्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टिविटी, उसको हम रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कहा जाता है और उसका यूनिट उसकी अपोजिट होता है। तो ये कंडक्टिविटी रो इज इक्वल टू 1/रो और इसका यूनिट ओहम पर मीटर भी कहा जाता है। इस तरह रो इज इक्वल टू 7 पर मीटर। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। अब हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टर को हम किन तरह से कनेक्ट करते हैं। एक होता है सीरीज़ कम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल। इन सीरीज़ में इस तरह होता है कि एक रेजिस्टर को हम इस दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करते हैं, इसको सीरीज़ कहा जाता है। और पैरेलल में हम क्या करते हैं कि साइड वाइज से जो रेजिस्टर्स होते हैं उसको हम साइडों से कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ कनेक्शन में करंट सेम होता है और इस तरह पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है। इस तरह आई इज इक्वल टू इसका जो हम करंट वोल्टेज फाइंड करते हैं वो इन सब की वोल्टेज का सम होता है। फॉर एग्जांपल V1 + V2 V3। और इस तरह जब हम पैरेलल रेजिस्टर का करंट मालूम करते हैं तो उसको हम I1 + I2 एंड I3 का कम्बिनेशन करते हैं। इस तरह V इज इक्वल टू IR1 V2 इज इक्वल टू IR2 जब हम इसके वोल्टेज को फाइंड करते हैं। इस तरह जब हम करंट फाइंड करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन का तो वो I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई IR1, क्योंकि इसमें वोल्टेज सेम होता है तो वो वही रहता है, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम बार बार इसको अपोजिट रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। इस तरह फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टर आर इक्विवेलेंट, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो N टाइम R होता है और इसका जो होता है वो अपोजिट होता है। सीरीज़ कम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कम्बिनेशन का वो ऑलवेज जो उसका मुकम्मल रेजिस्टेंस होता है वो इनके सम से लो होता है और इस तरह सीरीज़ का जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब रेजिस्टिविटी एंड डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस तरह कंबाइन आर इज इक्वल रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आपके साथ एरिया ज़्यादा है तो आपकी जो रेजिस्टिविटी होता है रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है और अगर लेंथ ज़्यादा हो तो फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि लेंथ और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है और इस तरह एरिया और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। इन सब को अगर हम कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A। एस पोटेंशियल डिवाइडर हम पढ़ते हैं। अब रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड F, करंट थ्रू रियोस्टेट I इज इक्वल टू V/R, पोटेंशियल बिटवीन टर्मिनल A एंड C, सो V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। व्हेन मूव्स टूवर्ड B, जब C B के दरमियान मूव करता है तो इसको फिर हम कैसे लिखते हैं? लेंथ बिटवीन B एंड C डिक्रीजेज, B और C के दरमियान जो लेंथ होता है वो डिक्रीज हो जाता है। R D डिक्रीजेज, इस तरह V C डिक्रीजेज व्हेन C मूव्स टूवर्ड A। तो ये सब है। इस तरह R इज इक्वल टू RE इंटू 1 + अल्फा डेल T यूनिट पर केल्विन पर डिग्री या पर एम्पियर, ऐसा यूनिट इसका होता है। पॉजिटिव फॉर कंडक्टर एंड नेगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर होता है। ग्राफिकली हम इसको इस तरह के ग्राफ से शो करते हैं। अब हम रियोस्टेट पढ़ते हैं कि व्हाट इज रियोस्टेट। टू टर्मिनल आर यूज्ड व्हेन रियोस्टेट इज यूज्ड एज
वेरिएबल रेजिस्टर। जब हम रियोस्टेट इज एक्चुअली अ रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर होता है। इस तरह आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये हमने पहले पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर आपके साथ जो कंडक्टर होता है उसका लेंथ ज़्यादा है तो इसमें रेजिस्टेंस फिर ज़्यादा होगा। When sliding context in moves from A to C, then length of wire increases, hence resistance R increases। इसका जो लेंथ है, अगर लेंथ इंक्रीज होता है तो इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। When C moves toward A, length between A and C decreases, hence resistance R decreases। तो फिर इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है क्योंकि एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर आर रेजिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर के क्या असरात होते हैं। सो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन फॉर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो इसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो डिक्रीज होता है। इस तरह इसका रेजिस्टेंस जब हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी भी इनका डिक्रीज होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस के टेम्परेचर कोएफिशिएंट पढ़ते हैं कि व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर कोएफिशिएंट। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट डेल टी। आर नॉट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, आर टी इज द रेजिस्टेंस एट टी डिग्री। जब हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है उस वक्त जो इसके रेजिस्टेंस होता है उसको आर टी कहा जाता है। इस तरह डेल टी इज चेंज इन टेम्परेचर, डेल टी इस टेम्परेचर का चेंज होता है, 0 पे पहले होता है, जब फिर हम इसको इंक्रीज करता है तो वो डेल टी बन जाता है। इस तरह रूट टी आर टी इज इक्वल टू रूट टी एल डिवाइडेड बाई ए। सो आर नॉट इज इक्वल टू रो नॉट एल डिवाइडेड बाई ए। इस तरह इसको हम रेजिस्टिविटी के सूत्र में किस तरह लिख सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट डेल टी। फॉर आर टी अल्फा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट डेल टी। इस तरह इलेक्ट्रिकल पावर रेजिस्टेंस इन रजिस्टर में किस तरह पावर होता है उसको हम अब पढ़ते हैं। Electrical power, the rate at which battery is supplying energy to unit charge is called electrical power. Electrical power, work done or charge Q to move through a potential difference of V between points A and point B। जब हम एक चार्ज पर वर्क डन करते हैं कि उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाए तो इसको क्या कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है। पावर आउटपुट डब फिर पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल क्यू एंड वी इसके ऊपर जो एनर्जी हम खर्च करते हैं और इसका जो चार्ज होता है चार्ज के ऊपर, इन दोनों के प्रोडक्ट को वर्क कहा जाता है। फिर पावर आउटपुट एनर्जी सप्लाई डिवाइडेड बाय टाइम। सो पावर आउटपुट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आई या आर आई वी। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी P dissipated is equal to P and P dissipated is equal to VI। dissipated mean जो खर्च होता है तो वो VI का बराबर होता है। सो V is equal to IR, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। सो इस तरह I is equal to V by R। if I is same then P is directly proportional to resistance। इस तरह if V is same then P is inversely proportional to रेजिस्टेंस। अगर इसका पावर टाइम फॉर एग्जांपल अगर इसका करंट सेम है तो रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज कर जाता है तो फिर हमें ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। इस तरह अगर इसका वोल्टेज सेम है तो फिर हमें ज़्यादा पावर इस्तेमाल, इसका जो फिर रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर के साथ। एफ आर ए सेम, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो फिर पावर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, वो वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ओहम होता है। अब हम
मोटिव फोर्स पढ़ते हैं कि व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डिफिनीशन इसका ये होता है ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इन क्लोज सर्किट। जब क्लोज सर्किट में एक चार्ज को हम एनर्जी सप्लाई करते हैं कि इसको मूव करे तो इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिनोटेड बाय ईएमएफ व्हिच इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का होता है जूल पर कूलम। एक्सप्लेनेशन इसका एक है, जो ग्राफ मैंने बनाए हैं आप इसको देख सकते हैं। इस ग्राफ इस तरह आप पेपर में भी इसको लिखिए जिस तरह मैंने लिखा है। ये शॉर्ट नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, आप इसको देखिए, इससे आप आसानी से अपने ये खुद भी रीड कर सकते हो। फिर हम इसके इंटरनल रेजिस्टेंस आप बैटरी पढ़ते हैं कि एक बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस कितना होता है। Internal resistance a battery resistance offered by a battery due to presence of electrolyte in the battery represented by R। internal resistance को हम स्मॉल r पे रिप्रेजेंट करता है और जो आउट रेजिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करता है। करंट थ्रू R, जो एक रेजिस्टर से जब करंट पास करता है तो I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R। R कैपिटल R जो होता है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है और स्मॉल r जो होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। सो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर मीन्स I एंड कैपिटल R मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और I प्लस आई आर मीन स्मॉल r जो होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए होता है। सो E इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर। इस तरह व्हेन स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन होता है तो इसका जो करंट होता है वो किस तरह उससे फिर करंट नहीं जाते, वोल्टेज उसकी ईएमएफ के बराबर होता है। जब हम एक कंडक्टर को करंट जो इसके साथ जब हम करंट के फ्लो को स्टार्ट करते हैं तो उसको फिर करंट जाते ही इसके अंदर और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो फिर इंक्रीज़ कर जाता है तो उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो फिर ईएमएफ से कम हो जाता है, क्योंकि उसमें जो सम एनर्जी है वो इंटरनल रेजिस्टेंस में वो लॉस हो जाती है। तो आप इन सब को पढ़े, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से देखें ताकि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का समझ आ जाए। Thank you for watching.